ग्लोबली बात करें या फिर इंडिया की बात करें, बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये ब्रांड नहीं सुने होंगे। KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी। तो आज के दिन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इन बड़े ब्रांड्स को इंडिया में कौन मैनेज करता है और किस तरह से इनकी प्रोग्रेस एज ऑफ नाउ हो रही है। क्योंकि KFC इंडियन स्टॉक मार्केट की नज़र से देखें तो लिस्टेड नहीं है इंडिया में, ना ही पिज़्ज़ा हट ना ही कोस्टा कॉफ़ी, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो इनको मैनेज करती है और वो कंपनी लिस्टेड है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, शायद इस वीडियो में आपको कुछ और भी इंसाइट मिल जाए, अदरवाइज आप नहीं जानते तो डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। तो इन जो ब्रांड्स को मैनेज करती है इंडिया में, उस कंपनी का नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल। पूरा नाम इसका ये है, यानी इस तरह से समझने की कोशिश करें। ये चारों ब्रांड हैं, अपने आप में बड़े ब्रांड है। ये आप जानते हैं, पिज़्ज़ा हट जानते हैं, कोस्टा कॉफ़ी, एक और है वेंगो। ये इंडियन बेस्ड ब्रांड है। आगे जब हम इस वीडियो में बढ़ेंगे तो हम कवर करेंगे। तो इन चारों अपने आप में सेपरेट ब्रांड है और इन सबों की फ्रेंचाइजी किसके पास है? दिव्यानी इंटरनेशनल के पास। यानी कि इसको दिव्यानी को इन सारे कंपनीज़ के राइट्स हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, कमाई कर सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने ली है फ्रेंचाइजी। अब ये जो चारों कंपनी हैं ये भी एक ब्रांड के अंदर आते हैं, वो उसका नाम है YUM, यानी यम ब्रांड के अंदर ये चारों कंपनीज आते हैं, चारों ब्रांड आते हैं और चारों ब्रांड की फ्रेंचाइजी इसके पास है। बड़े ही शॉर्ट वे में आप अभी तक समझ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिव्यानी इंटरनेशनल के बारे में कुछ इंसाइट। जैसे कि हमने कवर कर लिया कि यम ब्रांड के अंदर ये आता है, यहाँ पर हमने पढ़े फ्रेंचाइजी है, लार्जेस्ट है, और उसके अंदर जो ब्रांड निकल के आते हैं KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, सारी चीज़ निकल के आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट ऑपरेट 655 स्टोर अक्रॉस 155 सिटीज़ इन इंडिया में। तो इन तीनों ब्रांड्स की अगर हम बात करें, 655 स्टोर इनके पास है, 155 सिटीज़ इंडिया में। ये डेटा कब का है? मार्च 31, 2021 का एक डेटा आपके सामने है। अब कुछ बातें यम ब्रांड की बात कर लेते हैं, जो जहाँ से चेंज शुरू हुई है, जहाँ के अंदर सारे ब्रांड निकल के आए हैं। यम ब्रांड कहाँ का है? एक अमेरिकन फास्ट फूड, या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए एक अमेरिकन ब्रांड है। फास्ट फूड के सेगमेंट में ही इसके सारे ब्रांड हैं और वर्ल्ड के लार्जेस्ट फास्ट फूड कंपनीज इसी के अंदर निकल के आते हैं। सभी का नाम आपने सुना है, जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, द हैबिट बर्गर ग्रिल, ये भी इसी के अंदर आता है, ना यम ब्रांड के अंदर आता है। और भी कुछ ब्रांड हैं जो यम ब्रांड के अंदर निकल के आते हैं। एक चीज़ तो यम ब्रांड के बारे में हमने ज़रा सा अभी तक समझा, दिव्यानी के बारे में समझा। अब ये समझ लेते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल यम ब्रांड के साथ कैसे जुड़ी, कब जुड़ी, तो वो आपको आखिरी की ये लाइन में समझ में आएगी। दिव्यानी स्टार्टेड इज फर्स्ट एसोसिएट, यानी पहली बार जब इन्होंने काम करना शुरू किया, जुड़े थे यम ब्रांड के साथ, वो था 1997 में। तब इन्होंने अपना फर्स्ट ओपन किया था पिज़्ज़ा हट स्टोर, कहाँ पर? जयपुर में। तब से इन्होंने कंटिन्यूसली काम शुरू किया है। इनको बेनिफिशियरी लगा, इस बिज़नेस में ग्रोथ लगी, इन्होंने बहुत सारे फ्रेंचाइजीज खरीदी एंड उसके बाद एक फ्रेंचाइजी खरीदी और बहुत सारे स्टोर उसके बाद लगाने शुरू किए, यानी कि ओपन करना शुरू किए। लोकेशन कितने लोकेशन में? 696, यानी ऑलमोस्ट 700 लोकेशन में, 166 सिटीज़ इन इंडिया में। तो आप समझ सकते हो एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड की। तो एक चीज़ आपने यहाँ तक सुना, दिव्यानी को सेपरेटली समझा, यम ब्रांड को सेपरेटली समझा और इन दोनों की शुरुआत कैसे हुई। अब आगे बढ़ते हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें, इसको भी किसी ने ओपन किया होगा, यानी इसकी भी शुरुआत हुई है। ये तो एक कंपनी है, इस कंपनी को भी किसी ने शुरू किया होगा। वो कंपनी, ये पार्ट था RJ कॉरपोरेशन को, जिसको शुरू किया था रविकांत जयपुरिया ने। इन्होंने शुरू किया था कब? 1991 में। तो तब से इसकी शुरुआत हुई है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शुरू से ही अगर रविकांत जयपुरिया जी की बात करें, उनके जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ, जो हिस्ट्री बता रहे, जो डेटा बता रहा है, वो फ्रेंचाइजी में था। तो इन्होंने शुरुआत तो कर दी थी यहाँ से, हमने देखा पिज़्ज़ा हट से। उसके बाद इनके पास एज ऑफ नाउ और भी फ्रेंचाइजी हैं, जैसे कि VBL, वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सी बनाती है, लिस्टेड कंपनी भी है, उनके भी हैं। देन उसके बाद KFC के तो है ही, पिज़्ज़ा हट के हैं, कोस्टा कॉफ़ी के भी है। उसके बाद आइसक्रीम ब्रांड्स के भी इनके पास हैं, यानी कि अगर हम बात करें क्रीम बेल, ये सारे इन्हीं के पास हैं या फिर इनके पास भी राइट्स हैं। इस तरह से आप इनका समझ सकते हैं। हेल्थ केयर में भी अगर हम बात करें, मेदांता इनका है और हर जगह इनकी कुल मिलाकर प्रेजेंस बनी हुई है। तो आप समझ पा रहे होंगे इनका माइंडसेट शुरू से कैसा था बिजनेस में, ये आपने समझा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, द कंपनी हैज़ 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट। वो हमने देखा मेनली क्या है, एक कोर ब्रांड है, यानी कोर ब्रांड से जो इनको 73% रेवेन्यू वहीं से आता है। इंटरनेशनल बिजनेस है जहाँ से 10%, और इनका ओन ब्रांड भी है कुछ तो फ्रेंचाइजी हैं
तो कुछ इन्होंने अपने ब्रांड भी निकाल रखे हैं और वहाँ से भी इनको कुछ रेवेन्यू आता है 17% के आसपास। कोर ब्रांड कौन सा है जिनकी इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है। तो डेटा कब है FY20 का। अब बात करते हैं कोर ब्रांड में क्या क्या है, जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी। कुल मिला के आप समझ गए जिनकी फ्रेंचाइजी इनके पास है। द करंटली ऑपरेट्स कितने KFC हैं इनके पास, अगर देखने की कोशिश करें 284 KFC के स्टोर इनके पास अभी है। 317 पिज़्ज़ा हट है, ये भी देख लिया। 44 यानी 44 कोस्टा कॉफ़ी की स्टोर इनके पास है। ये डेटा कब है, जून 21 का। इस बीच में हो सकते हैं कुछ और भी ओपन हो रहे हो। वो क्यों बोल रहे हैं, क्या जब अगली स्लाइड आएगी तो आप समझ पाएंगे इसको। तो ये तो आपने देखा, लेकिन जो इन तीनों से सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है KFC से, जो कंट्रीब्यूट करता है 61% रेवेन्यू KFC से आता है। बाकी जो आता है पिज़्ज़ा हट से आता है 27% एंड बाकी रिमेनिंग कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड से। तो ये अभी तक आपको इस कंपनी के बारे में कुछ पता चला। बात कर लेते हैं आगे। द कंपनी ऑपरेट्स KFC, पिज़्ज़ा हट स्टोर। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें इसकी, नाइजीरिया एंड नेपाल में भी दिव्यानी इंटरनेशनल ने जो फ्रेंचाइजी ले रखी है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने स्टोर ओपन कर रखे हैं, नाइजीरिया एंड नेपाल में भी। 34 KFC स्टोर एंड 3 पिज़्ज़ा हट इनके स्टोर हैं नेपाल एंड नाइजीरिया में। तो ये रहा इनका फॉरेन बिजनेस। इसके अलावा अगर हम बात करें, द कंपनी ऑल्सो रन साउथ इंडियन QSR चेन वेंगो, जिसके हम बात कर रहे थे। कंपनी ऑल्सो रन साउथ इंडियन QSR चेन वेंगो एंड फूड को रेस्टोरेंट एंड बार। तो ये भी कंपनी का काम है। इसके एक तो इंटरनेशनल ब्रांड है इनके पास, कुछ साउथ इंडियन भी ब्रांड है। और जो मेनली ये ओपन करते हैं, हॉस्पिटल की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, मॉल, हाईवे, ऐसी जगहों पर ये ब्रांड लाइक वेंगो, फास्ट फूड, ये सारे ओपन रहते हैं। तो अभी तक हमने समझा, यम ब्रांड को समझा। उसके बाद उसके अंदर 3 ब्रांड निकल के आते हैं जिनके राइट्स, जिनकी फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल के पास। फिर देवयानी इंटरनेशनल किस तरह से शुरू हुई, किन्होंने शुरू की, वो भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं इन ब्रांड्स की, किस तरह से ये लोग ओपन कर रहे हैं, फिर ब्रांड्स की जो नंबर्स हैं बढ़ रही है, वो आप देखेंगे यहाँ पर ये डेटा के हिसाब से। Q1 FY22, Q2, Q3 और Q4 अभी आया नहीं है, डेटा नहीं आया है। तो ये हैं इनके सारे। KFC के जो स्टोर थे 20 थे, फिर अगले क्वार्टर में 25, फिर 30 और ये 75। तो किस तरह से ये हैं बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। न्यू स्टोर ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, मार्च 31, 21 में कितने थे, 264, अभी कितने हो 339। इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है KFC से ही आता है, वो भी आपने देखा। उसके बाद हम पिज़्ज़ा हट की अगर हम बात करें सेकंड यहाँ पर, तो 20, 34, 40, 94 ये भी कंटिन्यूसली अप है, यानी स्टोर और ज़्यादा खोल रहे हैं। जो 297 के आसपास था वो 391 हो चुका है। तो किस तरह से जंप है, क्लियरली न्यू स्टोर ओपनिंग में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद कोस्टा कॉफ़ी के भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक खोला है ना, फिर 5 44 से 50 हो चुका है। वहीं अगर अदर की जो इनके पास कुछ अदर ब्रांड भी हैं, उसमें भी 1, 3, 4, 8, 50 से 58 हो चुके हैं। तो कुल मिला के आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्टोर और भी ज़्यादा एक खोल रहा है। स्टोर खोलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ेंगे। शुरुआत में हो सकता है कहीं नई जगह पर स्टोर ओपन हुआ, उसकी रेवेन्यू वैसे ना आए, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो पोटेंशियल हो जाएगी वो और भी ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाएगी। तो इंडिया का टोटल इतिहास आपके सामने है यहाँ पर। 41 Q1 में, देन उसके बाद सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो 655 से हो चुका है 838 के आसपास। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं। ये आपने देखा तीनों का मिला के। अब अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल के नाइजीरिया और नेपाल में हमने देखा था KFC, और नाइजीरिया में सिर्फ KFC है और नेपाल में दोनों हैं, 2 ब्रांड हैं। तो उनके भी हाल आपने देखा, 24 से 28 हो चुका है, 13 से 18 हो चुका है। हर जगह ये अपने स्टोर को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमें कोई भी डिप नज़र नहीं आई, इनफैक्ट चीज़ें अच्छी ही हो रही है। इस कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए थे, क्योंकि स्टोर तो बहुत अच्छे खुल रहे हैं, अब देख लेते हैं नंबर भी क्या उसी तरह से अच्छे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, वो आप शॉर्ट में यहाँ देख सकते हैं। Q3 FY21, Q3 FY22, तो ये रहा। तो वहाँ से जो इसकी इनकम थी, इनकम की अगर हम बात करें 3844 से हो चुकी है 6, आप देख पा रहे हैं क्लियरली इनकम बढ़ी हुई है। अगर इसी चीज़ को हम 9 मंथ में देखें, तो जो पिछले साल FY21 में था वो 7000 और अभी हो चुका है 15+। तो क्लियरली आपको क्वार्टरली में भी और बाकी 9 मंथ में भी आपको एक अप मूव देखने को मिल रहा है इनकम में।
बात करें इसके बाद इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, डेफिनेटली स्टोर ओपन हो रहे हैं, सारी चीज़ें ओपन हो रही है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपेंसेस ये रहे जो 1700 आसपास थे वो 29 हो चुके हैं, जो यहाँ पे 3600 प्लस थे वो 7000 प्लस हो चुके हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो बढ़ रही है। अगर हम बात करें इसके बाद पैट की बात करें, ये है पैट, ये पिबिट है। तो अगर हम पैट के ऊपर फोकस करें आखिरी लाइन में तो 472 था और Q3 FY21 में अभी हो चुका है 660। तो यहाँ पर भी चीज़ें आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही हैं। वही चीज़ अगर हम 9 मंथ को देखें, जो पिछले साल -1000 प्लस था वो पॉजिटिव में अभी 792 हो चुका है। तो चीज़ें नंबर्स के फॉर्म में, इनकम के फॉर्म में, पैट के फॉर्म में पॉजिटिव में आ रही, वो भी अच्छी तरह से रिकवर हो रही है, जिसे आप अच्छा पॉजिटिव कह सकते हैं। बाकी किस तरह से रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ये बिजनेस इनके परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ी है कंसोलिडेशन के बेसिस पर, तो वो आप क्लियरली देख पाएंगे Q3, Q4, देन उसके बाद Q1, यानी कि ये Q1 के हम ये FY21 की बात कर रहे हैं। चीज़ें आपको ग्राफ जो है बीच में एक डिप आए थे, उसके बाद रिकवर या आपको रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो एक अच्छी बात है। अगर हम इसी चीज़ को एनुअल बेसिस पर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपके सामने इनको देख सकते हैं। अगर हम इसी चीज़ को हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर जो इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बीच में नेगेटिव हो चुका है, रिकवर होके ये पॉजिटिव में आ चुके हैं। एंड यही चीज़ भी एनुअली बेसिस पे नेगेटिव फाइनल जाके पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो यही चीज़ जो हमने वहाँ पे देखी थी कि यहाँ पर रिकवरी हो रही है। उसी तरह से हम EPS की बात करें, डाइल्यूटेड EPS की, जो बीच में नेगेटिव हो चुकी थी वो वापस से रिकवरी होना शुरू हो चुकी है। एंड अगर हम बात करें डाइल्यूटेड एनुअल बेसिस पे EPS भी नेगेटिव हैं सारे, यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी में एज ऑफ नाउ पॉजिटिव हो रही है, इसीलिए आप सभी के साथ शेयर भी हो रहा है। बात करें इसका ईयरली नंबर, ईयरली भी आप क्लियरली यहाँ पर देख ही सकते हैं, कोई भी आपको डिप एज सच दिख नहीं रही है। ग्राफ आपको बता रहा 18, 19, 20 का, और ये है 21 में आपको डिप जरूर देखने को मिली है। लेट्स सी किस तरह से रिकवरी होती है, अदरवाइज चीज़ें इंप्रूव हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 96 से 189 हो चुका है और 746 नेगेटिव। तो कुल मिला के पिछले साल से इस कंपनी का जो लॉस है वो लॉस कम हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए जितने भी ये न्यूली लिस्टेड कंपनी हैं सारे QSR की, कोई भी पॉजिटिव में इन्होंने नंबर पोस्ट नहीं किए हैं अभी तक, प्रॉफिटेबल कंपनी कोई भी नहीं है। फिर हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं या जोमेटो की बात कर रहे हैं या फिर किसी और की बात करें, जो जितने भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। लेकिन इसका अगर देखने की कोशिश करें 20 से कम हुआ है इसका लॉस, 122 से -55 बचा है। नेक्स्ट जो रिजल्ट आएंगे वहाँ पर देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा किस तरह चीज़ें रिकवर हो रही है। बाकी इस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है KFC से आता है, वो आपने देखा। तो इस KFC के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो Q3 FY21 से अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें आपको ऑलमोस्ट 20% की जंप देखने को मिल चुकी है। और बाकी YoY बेसिस पे ये आपके सामने है, KFC के परफॉर्मेंस आपके सामने क्लियरली आप देख सकते हैं, ईयरली बेसिस पर भी एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनके पिज़्ज़ा हट, दूसरा ब्रांड है, उसमें भी अगर देखें उसमें क्या रहा, सेम चीज़ ईयरली बेसिस पे YoY बेसिस 64% की ग्रोथ हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से चीज़ें इंप्रूव हो रही है। ये Q3 FY21 का है, ये Q3 FY22 का है, तो वहाँ पर भी इंप्रूव हो रही है। और बाकी ईयरली बेसिस पे ये है। बात करें थर्ड ब्रांड की बात करें, कोस्टा कॉफ़ी की, उसमें भी आप देख पाएंगे कि ईयरली बेसिस पर 88% की ग्रोथ है, यानी पिछले Q3 और इस Q3 के बीच में। बाकी आपके सामने है नंबर। इन सब के बाद बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका जितना है एज ऑफ नाउ अवेलेबल है डेटा, वो आप देख पाएंगे सितंबर और दिसंबर का। तो मेजॉरिटी तो प्रमोटर के पास है, 62.91, 62.91 उतना ही है, दोनों क्वार्टर में ज़्यादा बेचा नहीं कुछ। FIs की बात करें, FI जानते हैं एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड आज जितनी है आने वाले टाइम में और ज़्यादा होने वाली है। ये सेक्टर ऐसा है, लोग खाने पीने के लिए हमेशा बाहर जाएंगे और एज ऑफ नाउ की जिस तरह की लाइफस्टाइल बन रही है, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है। इंस्टेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बट जो हो रहा है वो हो रहा है। इसीलिए इन डेटा को देखते हुए, एज ऑफ नाउ की सिचुएशन देखते हुए, जो दिव्यांगी है न्यू स्टोर खोलते जा रही है। तो अगर हम बात करें FIs, शुरुआत में ही 7.86%, शुरुआत में 82, तो इनके पास भी एक अच्छी होल्डिंग है। और DIs की बात करें 4.82 एंड 4.92, ज़रा से और बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में। पब्लिक की बात करें 24 के आसपास भी है। तो कुल मिला के देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एज ऑफ नाउ अच्छा ही है, वीक नहीं है। जिस तरह से अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, हम देखते हैं कि कुछ अगर ऐसी वैसी कंपनी होती है, भले ही उसके रिजल्ट अच्छे हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन FIs DIs का इंटरेस्ट उसमें होता ही नहीं है। जब ये कंपनी आई थी मार्केट में तब भी इसको बम्पर लिस्टिंग मिली थी, क्योंकि बिजनेस ऐसा है, बिजनेस पे लोगों ने पैसा लगाया था। नंबर्स जबकि नेगेटिव थे, लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी भी लॉस में ही है, नेट प्रॉफिट नहीं है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं
एंड प्लेजिंग जीरो है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। FISDIS के बाद कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया एंड उसके बाद LIC। ये हैं 4 फंड जिन्होंने इन्वेस्ट किया एज ऑफ नाउ। किस परसेंटेज में किया है वो भी आपके सामने है। इसके आगे अगर हम बात करें, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे, टेलीग्राम का भी मिलेगा, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 1.26 है, लाल हुआ पड़ा है। यानी कि अगर डेट की बात करें 374 CR के आसपास का डेट है। कैश की बात करें 28। कंपनी का फोकस कहाँ है? मेनली सिर्फ एक जगह है, ग्रोथ के ऊपर, न्यू स्टोर्स के ऊपर। ज़रा आप सोचिए, अगर ये डेट इतना ही बड़ा है 374, तो एक स्टोर खोलने के लिए कंपनी को इससे ज़्यादा पैसा लगता है। आप समझ पा रहे होंगे, या फिर चलो इतना नहीं लगता है, लेकिन कंपनी के जितने स्टोर हैं, कंपनी चाहे अगर सिर्फ डेट को ही रिलीज़ करना चाहती है एज ऑफ नाउ, तो नए स्टोर को रोक के इसको क्लियर कर सकती है। बट कंपनी का फोकस ही मेन बना हुआ कि जितने ज़्यादा हम एक्सपैंड कर पाएँ, जितने ज़्यादा हम अपना स्टोर खोल पाए। डेट के ऊपर बाद में ध्यान दे देंगे, वो हम कर लेंगे। एक बार स्टोर ओपन हो जाए या फिर ग्रोथ एक बार उस स्टोर से आ जाए, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप आ ही जाती हैं। तो ये है कंपनी का एज ऑफ नाउ का फोकस। तो हमने भी कई सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटी है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत कुछ बताने को अभी भी है। लेकिन शॉर्ट में जितना हमने ठीक ठाक सा डेटा था आपके सामने रखने की कोशिश की। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा, नहीं लगा, रिएक्शन अपना ज़रूर बताइएगा, लाइक करके, कमेंट करके या फिर सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।